Good evening, everyone. My name is Deepak Kumar Chaudhary, and we are starting up with thermodynamics. So, before going further into the thermodynamics, we need to explore some basic term in the thermodynamics. और सबसे पहले हमको तो ये जानना पड़ेगा कि थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअली हम लोग करते क्या हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई और नीट के लिए। यहाँ पर हर साल क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस आते रहते हैं यहाँ पर हर साल जेईई और नीट में। तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में जो एनर्जी चेंजेस होते हैं या फिर हीट चेंजेस होते हैं, बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि बुक्स में आपने लिखा हुआ भी देखा होगा कि थर्मो यानी कि हीट, डायनेमिक यानी चेंजेस। तो हीट चेंजेस ड्यूरिंग द फिजिकल और केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, हीट जो है ना एक एनर्जी का फॉर्म है, यू ऑल नो, ठीक है। तो एनर्जी चेंजेस, और एनर्जी जब चेंज होता है तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी होता है कंजर्व हमारे पास। तो इसी प्रिंसिपल को लेते हुए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ेंगे। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में डीप डाइव करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे पहला टर्म है हमारे पास इसके अंदर सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम इज द फर्स्ट टर्म ओवर देयर, एंड सिस्टम इज समथिंग समवेयर, इट इज द प्लेस इन द यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स के अंदर यह एक जगह है जहां पर हम लोग कोई भी थर्मोडायनेमिक वर्क को करते हैं, या फिर सिस्टम इज द प्लेस इनसाइड द यूनिवर्स in which we do the thermodynamic investigation, ठीक है। तो it is the part of universe where thermodynamic investigation टेक्स प्लेस, ठीक है। ये है सिस्टम, ठीक है। अच्छा देखिए, पूरा जगह पर तो हम लोग करेंगे नहीं थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन, या कोई भी थर्मोडायनेमिक से रिलेटेड काम पूरा जगह पर करेंगे नहीं। यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, कितने गैलेक्सीज हैं, कितने सारे ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, सब चीज़ हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा पार्ट है, स्मॉल पार्ट ऑफ यूनिवर्स इनफैक्ट ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाहर जो जगह है दैट इज सेपरेट थिंग, ठीक है। तो द प्लेस आउटसाइड द सिस्टम इन अ यूनिवर्स, ठीक है। तो सिस्टम जो जगह को छोड़ के, जहां पर हम लोग थर्मोडायनेमिक वर्क करते हैं, उसको छोड़ के जो बाकी का जगह होता है उसको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग्स, ठीक है। तो सराउंडिंग इज द अनदर टर्म कम्स ओवर हियर, सराउंडिंग प्लेस आउटसाइड यूनिवर्स, दैट इज व्हाट सराउंडिंग इज, ठीक है। तो देखिए दो चीज हो गया, यूनिवर्स दो चीज से मिलके बन गया हमारे पास। एक हो गया सिस्टम, और सिस्टम को छोड़ के पूरा यूनिवर्स जो है हमारे पास, हमारे ये थर्मोडायनेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिस्टम और सराउंडिंग मिला के हमको बन गया क्या, पूरा यूनिवर्स। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। लेकिन एक चीज यहां पर फिर भी मिसिंग है। क्या है वो चीज? वो है हमारे पास कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा चीज को हमने दैट वी हैव टेकन एज सिस्टम, कंसिडर्ड एज सिस्टम, और कौन सा चीज को हमने सराउंडिंग माना है। तो इसके लिए जो है ना कोई एक फैक्टर होना चाहिए, कोई डिवाइड करने वाला चीज होना चाहिए। तो वही चीज, वही फैक्टर जो इन दोनों चीजों को सेपरेट करता है, सिस्टम को और सराउंडिंग को, इसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री, ओके। तो बाउंड्री इज समथिंग, इट इज अ लाइन, ठीक है। तो बाउंड्री या वॉल भी हम लोग बोलते हैं इसको। ये हो सकता है इमेजिनरी भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है, ठीक है।
तो रियल बाउंड्री या इमेजिनरी बाउंड्री। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ठंडी के दिनों में देखा होगा आपने कि लोग आग जला के हाथ सेकते रहते हैं, हाथ सेकते रहते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ नागपुर में और वहाँ पर पुणे में जाके उसका जो है ना आग का जो है हीट हमको गेन होगा, इस तरह का नहीं होता। देयर इज अ पर्टिकुलर लाइन, पर्टिकुलर एरिया टिल देयर, ठीक है। तो उस जगह तक, एक पर्टिकुलर जगह तक जो ना हीट का आग का हीट जो है पहुंचेगा। तो उस जगह को हम लोग बोलेंगे ना कि वो जगह उस हीट के लिए एक बाउंड्री है, उसके आगे नहीं जा सकता हीट, ठीक है। या दैट इज द लाइन फ्रॉम विच द हीट कैन नॉट बी क्रॉस्ड फ्रॉम द हीट सोर्स, ओके। तो दैट इज द बाउंड्री, बट उसके लिए कोई लाइन बनाया हुआ नहीं है, तो दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ इमेजिनरी लाइन। और रियल लाइन हो गया हमारे पास जैसे बाउंड्री विच इज मेड फॉर टू डिवाइड टू कंट्रीज, ठीक है। जो तारों के बाउंड्रीज बनाए होते हैं किसी चीज के लिए, या खेत वगैरह का देखा होगा आपने, बाउंड्री बनाया रहता है, तो दैट इज द रियल बाउंड्री। एक और तरीके से हम लोग बाउंड्री को क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज डाइथर्मिक, डाइथर्मिक वॉल और डाइथर्मिक वॉल और एडियाबेटिक वॉल, एडियाबेटिक वॉल, ठीक है। डाइथर्मिक वॉल इज समथिंग वेयर हीट कैन पास। जैसे कि खाना बना रहे होते हैं हम लोग नॉर्मल, आजकल तो क्या बोलते हैं, अलग अलग तरह के टेक्निक के बर्तन आने लग गए हैं। तो क्या होता है कि डाइथर्मिक वॉल इज समथिंग जिसमें अगर हम लोग खाना बनाएंगे तो हीट जो है अंदर से बाहर भी आ जाए। जैसे छू ले हम लोग उस बर्तन को तो क्या हो जाएगा, उसमें हमें जोर से हाथ जल जाएगा हमारा, दैट इज व्हाट डाइथर्मिक वॉल इज, ठीक है। तो हीट कैन पास, हीट कैन पास, ठीक है, तो इस बाउंड्री के थ्रू। और यहां पर जो है हीट कैन नॉट पास, कैन नॉट पास, या पैसेज ऑफ हीट कैन नॉट टेक्स प्लेस, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये दो तरह का हमारे पास बाउंड्री होता है, डाइथर्मिक वॉल और एडियाबेटिक वॉल, ठीक है। तो ये है हमारे पास सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री, और बाउंड्री हो जाएगा हमारे पास हीट एक्सचेंज के बेसिस पर दो टाइप का, डाइथर्मिक वॉल और एडियाबेटिक वॉल। वेयर एज बाउंड्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आल्सो, एज इमेजिनरी बाउंड्री एंड रियल बाउंड्री। कीप रिमेंबर बाउंड्री इज समथिंग, बाउंड्री इज अ लाइन, ठीक है, विच सेपरेट बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग। दिस इज व्हाट आवर इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसके बाद आता है हमारे पास कि सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, इसी को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और पूरा चैप्टर इसी में आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए, लिख लिया, चलो ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में पहला टाइप है हमारे पास ओपन सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम में क्या करते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा जगह जहां पर हमारे पास हीट और मैटर दोनों ही बाउंड्री के थ्रू हमारे पास एक्सचेंज होते हैं। जैसे खाना बनाने के एग्जांपल का मैं बार बार जिक्र करता हूँ अपना थर्मोडायनेमिक वाले चैप्टर में, क्योंकि स्टूडेंट रिलेट्स डायरेक्टली फ्रॉम दैट, और इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल इन द ओपन सिस्टम। तो खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उसमें क्या होता है हमारे पास कि ओपन रहता है, जैसे ढका हुआ नहीं रहता है। मान के चलिए कि चावल बनाया जा रहा है, चावल बनाने के टाइम में हीट नीचे से लग रहा है और वहाँ पे हीट करते हैं, तो क्या होता है हमारे पास कि देखो वेपर भी ऊपर जाता है और हीट भी बाहर निकलता है ना। तो ऐसा सिस्टम जो हमारे पास अगर नाम से ही पता चलता है ओपन हो, या पानी सीधा अगर डायरेक्टली पानी भी गर्म करें तो हीट भी बाहर निकलता है और मैटर भी बाहर निकलता है, यानी कि वेपर भी बाहर निकलता है। तो
ऐसा सिस्टम जिसमें बोथ मैटर एंड एनर्जी एक्सचेंज, दोनों एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। दूसरा सिस्टम आ जाता है हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, इसी बर्तन को अगर बंद कर दिया जाए पानी गर्म करने के टाइम, कोई ऐसा सिस्टम में किया जाए जिसमें पानी तो गर्म कर रहे हैं लेकिन वो पूरी तरीके से सील है, बर्तन पूरी तरीके से सील है, सो दैट वेपर कैन नॉट बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बर्तन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास क्लोज सिस्टम में, क्या करेंगे कि हीट तो एक्सचेंज होगा, हीट एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या करेंगे कि मैटर एक्सचेंज नहीं होता है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता है। और इस तरह का जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सिस्टम। थर्ड टाइप ऑफ द सिस्टम इन द कैटेगरी इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग कि ना ही हीट बाहर जा रहा है और ना ही मैटर बाहर जा रहा है, ठीक है। जैसे कि थर्मस हो जाता है हमारे पास, तो उसमें क्या होता है कि देखिए बहुत देर तक जो है हमारे पास उसमें गर्म का गर्म रहता है, रात को गर्म करके दूध रख दीजिए सुबह तक गर्म रहता है, या चाय बना के लेके जाइए कहीं पर हिल स्टेशन पर 8 घंटे 10 घंटे तक क्या चाय गर्म का गर्म रहता है, तो वहां पर और क्वांटिटी भी कम नहीं होता है, मतलब बाहर मैटर भी बाहर नहीं आया है, तो ना ही मैटर एक्सचेंज होता है बाउंड्री के साथ और ना ही हीट एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंज जो है हीट भी एक्सचेंज नहीं हुआ, हीट एक्सचेंज नहीं होता है हमारे पास, एज वेल एज मैटर भी एक्सचेंज नहीं होता है, मैटर एक्सचेंज भी नहीं होता है। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो कीप रिमेंबर दैट दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एंड एनर्जी ओनली, ठीक है। तो एनर्जी मैटर हीट एक्सचेंज का मतलब एनर्जी एक्सचेंज ही है, ठीक है। तो शॉर्ट रिकैप में कर देता हूं, ओपन सिस्टम इज समथिंग इन विच बोथ एनर्जी एंड मैटर, ठीक है, बोथ कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू द बाउंड्री, in which other one is closed system in which matter cannot be transferred through the boundary or cannot be passed through the boundary or but heat can pass, ठीक है। whereas in case of isolated system neither heat neither matter nothing is transferred through the boundary, ठीक है। तो पैसेज नहीं होता है ना हीट का ना मैटर का बाउंड्री के थ्रू, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो दिस इज द टाइप ऑफ सिस्टम, वो जो कि है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एंड एनर्जी, ठीक है। अच्छा देखिए ये सिस्टम का टाइप है, ठीक है। सिस्टम के पास ना कुछ अपना प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, कुछ अपना प्रॉपर्टी होता है और सिस्टम का, इसको हम लोग जो है ना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इनका अपना अपना प्रॉपर्टी है उनका। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, क्या क्या होते हैं प्रॉपर्टीज, क्या है ये प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी आता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, या पहला है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, rather intensive property is the first intensive property, right? तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी पहले देखते हैं। देखिए ये प्रॉपर्टीज जो हैं क्या है, ये प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिपेंड करती हैं हमारे पास या सिस्टम का ऐसा प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और दूसरा है हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये that we are going to define the properties on the basis of quantity, on the basis of quantity, ठीक है। तो and size of the system, तो extensive property
एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टर्म नहीं है, जेईई नीट में इनका बहुत ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी स्टिल जानना जरूरी है सो दैट वी कैन रिलेट द थिंग्स। ठीक है, कभी कभी आ जाता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो लास्ट में जब हम लोग पीवाईक्यू करेंगे उस समय उस सेक्शन में देखेंगे। तो पहला है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस से, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। जैसे हम लोग कोई भी थर्मोडायनेमिक काम कर रहे हैं या थर्मोडायनेमिक से रिलेटेड कोई रिएक्शन है, उसमें क्या है, क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस से ये डिपेंड नहीं करता। 5 kg के साथ कोई रिएक्शन करवा रहे हैं तो भी हमको जो रीडेबल थिंग्स हो वो सेम मिलेगा, और 5 ग्राम के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो भी हमको रीडेबल या जो भी चीज़ हम लोग देखना चाहते हैं वो चीज़ सेम मिले, तो उनको हम बोलते हैं कि ये क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है। ठीक, तो क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, और ना ही साइज ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ सिस्टम पर डिपेंड भी नहीं करता, साइज ऑफ सिस्टम पर भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है, वाटर का डेंसिटी ले लीजिए, वाटर का 1 ग्राम वाटर का डेंसिटी भी ले लीजिएगा तो भी वही आएगा, और 1 kg वाटर का डेंसिटी ले लेंगे तो भी यही आएगा। ठीक है, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, और हम लोग ले लेंगे मोलैरिटी, मोलैरिटी, ये सब चीजें। हालांकि मोलैरिटी अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा अगर बढ़ा देंगे एक गिवन अमाउंट, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, तो हो जाएगा, तो दैट इज नॉट काउंट इनटू द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये सब हमारे पास है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में ये आ जाएगा हमारे पास कि डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, ये सब गिन लेंगे हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी में, राइट। अच्छा देखिए, अगर देखा जाए तो टेम्परेचर भी डिपेंड नहीं करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। ठीक है, एक चीज इसको जान देख के ये कैटेगराइज करने के लिए ये काफी है कि आप मान लीजिए कि दूसरा अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आसानी हो जाएगा आपको समझने के लिए कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज समथिंग विच डिपेंड्स ऑन दीज टू, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, और दूसरा है साइज ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसमें एग्जांपल आ जाएगा हमारे पास कि वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आ जाएगा हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। याद रखिए यहां स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहां पर सिर्फ है। ठीक है, यहां मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगा, फिर मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, और इधर आ जाएगा सिर्फ हीट कैपेसिटी। नंबर ऑफ मोल्स, ये एग्जांपल आ जाएगा मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स 5 मोल अगर ले लेंगे तो 5 मोल डिपेंड करता है, इसमें क्वांटिटी बहुत ज्यादा आ जाएगा। 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 5 मोल में 5 into Na हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड कर रहा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब वहां देखिए कि मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम या यूनिट वेट के लिए डिफाइन होता है, रेजिस्टिविटी यूनिट जगह के लिए डिफाइन होता है, और डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन होता है। 1 वॉल्यूम में जितना आएगा सब्सटेंस मास उसके लिए डिफाइन होता है। तो दीज आर द properties which are defined, this is the property which are defined for a particular thing, particular space or particular number of substances, whereas in case of extensive properties this depends on quantity। ठीक है, तो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। इसको इजिली पहचानने का मैं क्या बता रहा था आपको कि इजिली पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो है ना
बड़े कंटेनर में कोई एक चीज को प्रॉपर्टी को ले लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए। अगर वो डिवाइड करके डिफरेंस आ जाए उसमें तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और डिवाइड करने के बाद डिफरेंस ना आए तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे इसका सीधा सा एग्जांपल ये है कि मान लीजिए एक कंटेनर में हमने वाटर लिया है, 10 लीटर वाटर ले लिया है, उसको बीच में से डिवाइड कर दो, दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए आप, लाइक दैट। यहाँ पर 10 लीटर वाटर ले लिया है, ठीक है, यहाँ तक पूरा वाटर भरा हुआ है। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा, सपोज इधर 5 लीटर हो गया, इधर 5 लीटर हो गया। इधर टेम्परेचर मान लीजिए कि 150 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको क्या लगता है, ज्यादा हो जाएगा टेम्परेचर या कम हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर टेम्परेचर रहेगा फिर से 150 डिग्री सेल्सियस ही। तो टेम्परेचर सेपरेट नहीं होता है, तो क्वांटिटी कम कर दिया हमने इस तरफ, या 5 लीटर को 10 लीटर में से 5 लीटर को दूसरे वाले फ्लास्क में डाल दिया या किसी चीज में और डाल दिया, तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी सेम रहेगी, टेम्परेचर उसका सेम रहेगा, ठीक है। तो एट नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसको अगर जो है यहाँ पर गर्म वाले जगह पर रखा हुआ है और दूसरे वाले में रख दिया जहां पर एकदम पूरा बर्फ रखा हुआ है, तो वहां टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा। और सेम टेम्परेचर वाले चीज पर अगर रख देंगे हम लोग तो क्या होगा, एट नॉर्मल हमारे पास टेम्परेचर जो है ना, अगर 150 इसका है तो 150 इसका भी रहेगा, डिवाइड कर देने से। या फिर दूसरे बर्तन में, दूसरे चीजों में, अगर दूसरे भांडे में आपने निकाल के रख दिया है तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास टेम्परेचर फिर भी सेम रहेगा। So these are the things which do not depend on the size of the system and amount of substance. Therefore, this temperature is density also is a intensive property. ठीक है, चलिए लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, हो गया। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जान लेना जरूरी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। तो पहला है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मैंने आपको बताया कि these are depends on these are the property which depends on quantity of the substance and size of the system, ठीक है। अब साइज तो ऐड हो सकता है ना, ठीक है। अब 5 मीटर और 5 मीटर 10 मीटर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो साइज पर डिपेंड करता है, तो ये ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मल्टीप्लाइड हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि या और क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। 2 kg और 2 kg, 2 लीटर और 2 लीटर, 4 लीटर हो जाएंगे। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव, यही बोलना था कि पहला पॉइंट है नोट्स में कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव, एडिटिव प्रॉपर्टी, ऐड सब्ट्रैक्ट हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है हमारे पास कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो, या हाँ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो, ठीक है। जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मोल्स ले लिया, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो मोल तो हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर ऐसा कर दिया, जैसे एग्जांपल के लिए मोल अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा मोल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इन दोनों को करेंगे तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम आ जाता है मोलारिटी। तो ये क्या बताया था हमने, मोलारिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बताया ना, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये अकेला नहीं है, और भी है हमारे पास, जैसे कि डेंसिटी, डेंसिटी जो है, डेंसिटी है हमारे पास ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी बताया हुआ है, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम, again this is also mass upon volume, mass is extensive property, volume is extensive property,
बट इट्स डिवीजन कम्स एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये चीज है। और भी है हमारे पास एग्जांपल, इसमें बोल सकते हैं, काफी सारे एग्जांपल्स हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें बोल सकते हैं हम लोग पर यूनिट मोल्स या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास, पर यूनिट केजी, ये पर यूनिट एरिया, ये सब जो अगर करते हैं हम लोग तो वो सब भी है हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकम्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये है हमारे पास एग्जांपल्स, ये दो इंपॉर्टेंट नोट्स है इसमें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के कैरेक्टरिस्टिक्स में या प्रॉपर्टीज में। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स, यहाँ से थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में स्टार्ट होता है। ये सब हमारे पास बेसिक टर्म्स थे जो कि जानना जरूरी है इस चैप्टर में, लेकिन इसके बाद जो चीज आता है वो इंपॉर्टेंट है और हर जगह काम आता है। ठीक है, उनको बोलते हैं स्टेट फेनोमेनास। ठीक है, आप स्टेट का मतलब समझ लीजिए कि स्थिति। तो स्टेट फेनोमेनास क्या क्या है हमारे पास, उसको जानना जरूरी है। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सब, हर चीज में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि स्टेट फंक्शन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक देखते ही लिख दिया जाएगा कि स्टेट फंक्शन और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसे करके। तो आपको उस समय रिव्यू करने का, बार बार कॉपी पीछे पलट के देखने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए बोलते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये है कि होते क्या है ये स्टेट फेनोमेनास। ठीक है, सबसे पहले है हमको पता चलना चाहिए कि देखिए स्टेट हमारे पास होता है तीन, मेनली तीन होता है। अगर दो को बोस आइंस्टाइन और एक जो होता है हमारे पास दूसरा स्टेट, उसमें उसको अगर छोड़ दिया जाए तो क्या नाम है उसका, प्लाज्मा स्टेट और एक बोस आइंस्टाइन स्टेट को अगर छोड़ दिया जाए तो मेनली तीन टाइप के स्टेट होते हैं, गैस, लिक्विड या सॉलिड। ये तीन तरह का, गैस, लिक्विड और सॉलिड, ये तीन टाइप का हमारे पास स्टेट होता है। और स्टेट में उसमें क्या क्या फेनोमेनाज होता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है स्टेट पैरामीटर्स किसको कहते हैं। ठीक है, या फिर स्टेट वेरिएबल्स किसको कहते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स का मतलब अब सिंपल है कि 6 क्लास 5 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग अलजेब्रा। उसमें क्या होता है, दो टाइप का चीज होता है, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया x² - 2 = 0, तो ऑब्वियस सी बात है x यहाँ पर वेरिएबल है और 2 यहाँ पर कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है एक अलग चीज है जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती और वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता है, तो सिंपल बात है। ठीक है, तो स्टेट वेरिएबल वो है जो जिन पर जो है, जिनके चेंज होने से स्टेट, किसी भी सिस्टम का स्टेट जो है ना चेंज हो जाता है। जैसे कि स्टेट वेरिएबल्स में पहली बात है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। जनरली हम लोग इसको लेते हैं, पर नंबर ऑफ मोल्स को भी गिनती कर लेते हैं। ठीक है, याद रखें एक अनदर चीज है टाइम। टाइम भी यू कैन काउंट इट एज स्टेट वेरिएबल, पर हम लोग इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पढ़ नहीं रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, इसलिए टाइम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। जनरली प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर चेंज होने से स्टेट कैसे चेंज होता है, वॉल्यूम कैसे चेंज करने पर कैसे होगा, और प्रेशर चेंज करने पर कैसे किसी भी सिस्टम का स्टेट चेंज होगा। तो यही है हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स। मेजरली देखते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और टाइम के बारे में तो नहीं ही देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का भी अगर बहुत डिटेल में देखना हो तो नंबर ऑफ मोल्स का भी इफेक्ट देख सकते हैं, अदरवाइज तो यही तीनों से देखते हैं। तो स्टेट वेरिएबल यही तीनों है। स्टेट वेरिएबल में डेफिनेशन सिर्फ ऐसा है कि दोज पैरामीटर्स या दोज वेरिएबल्स ऑन विच या इन विच स्टेट ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स। ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिया किसी चीज का, सॉलिड में है, मेटल का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो मोल्टेन स्टेट में आ जाएगा, फ्यूज्ड स्टेट में आ जाएगा। वाटर लिक्विड में है, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो वेपर स्टेट में आ जाएगा, कह दीजिए आप गैसियस स्टेट में आ जाएगा। या गैस है, गैस का हमने टेम्परेचर बिल्कुल कम कर दिया तो गैसियस स्टेट में, तो पढ़ाया है आप लोगों को मैंने कि गैसियस स्टेट
exist at low temperature and high pressure, gases exist at high temperature and low pressure। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है, लो प्रेशर पर एग्जिस्ट करता है। अब गैस हमने ले लिया है, उसका टेम्परेचर कम कर दिया है और प्रेशर उस पर बढ़ा दिया है। तो प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या होता है, वो फिर क्या होता है, अरे गधा, एलपीजी बन जाता है वो। देखते नहीं हो, क्या बोलते हैं उसको, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गैसेस के बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते, प्रेशर बढ़ाने पर उनके मॉलिक्यूल्स पास आते हैं तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। तो वो लोग क्या होते हैं, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन गैस में तो रहता नहीं, जब गैस से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है तो लिक्विड के बराबर आने के टाइम, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाते हैं हम प्रेशर बढ़ा के, या प्रेशर बढ़ाते हैं जब, तो मॉलिक्यूल्स पास आते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। पहले तो था नहीं, अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते बढ़ते लिक्विड में जितना होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बराबर हो जाता है, तो उसी को हम लोग लिक्विड बोलने लग जाते हैं, दैट इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वही बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारे पास कि प्रेशर पर इस तरीके से, अच्छा प्रेशर जब बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी कम होता है एलपीजी में, इसीलिए बोला ना कि ये तीनों हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स हैं, मतलब दोज वेरिएबल्स विच ऑन विच या इन विच स्टेट ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स। तो गैस का स्टेट डिपेंड करता है, प्रेशर बढ़ाने पर गैस जो है लिक्विड में चला जाता है, प्रेशर कम करने पर गैस में आ जाता है, और लिक्विड से और अगर प्रेशराइज करेंगे तो वो सॉलिड में भी जा सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि दोज वेरिएबल्स विच ऑन विच इन विच स्टेट ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स, इसको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स, ऐसे वेरिएबल को हम बोलेंगे स्टेट वेरिएबल। दूसरा, स्टेट वेरिएबल के बाद आता है स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। 2 ग्राम वाटर, मास ले लिया, यानी कि कहीं ना कहीं नंबर ऑफ मोल्स ले लिया। बेसिकली हम लोग ले लेते हैं क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इतना ले लिया, उसके बाद टेम्परेचर ले लेते हैं 28 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर ले लेते हैं सिर्फ उतना ही जितना एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करा रहा है, प्रदान कर रहा है। ठीक है, और वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम 2 ग्राम वाटर कितना होगा, 2 ग्राम वाटर, इसको बढ़ा देते हैं, है ना, तो इसको ले लेते हैं 5 केजी वाटर, 5 केजी वाटर ले लेते हैं, 5 केजी मतलब 5 लीटर, यही चीज है। डेंसिटी तो सेम ही होता है ना, नहीं समझा बेवकूफ। देख, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1। ठीक है, केजी पर लीटर। ठीक है, 0.0997 ऐसे कुछ होता है हमारे पास, तो हम लोग इसको 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम, मतलब 1 केजी में क्या हो जाएगा, क्या ये नहीं हो जाएगा 1 लीटर, यही तो बोल रहा हूं। ठीक है, यही बोल रहा हूं। ओके, समझ में आता है इतना। तो स्टेट एग्जांपल से मैं बोल रहा था आपको कि 5 केजी वाटर ले लिया, यानी कि 5 लीटर ले लिया, 1 केजी में 1 लीटर समझता है ना अभी तो, हाँ सर गधा कहीं का, 1 केजी मतलब 1 लीटर, वॉल्यूम और मास दोनों का काम हो गया। टेम्परेचर ले लिया 28 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर अपने से कुछ नहीं लगा रहे हैं, जो ऊपर वाला दे नहीं रहा है, एटमॉस्फेयर दे रहा है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है वही प्रेशर है, अलग से प्रेशर नहीं है। अब बताइए, इन कंडीशन में वाटर जो है कौन से स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो इसमें रहेगा लिक्विड स्टेट में।
वेरी गुड, लिक्विड स्टेट में रहेगा। अब दूसरी बात, ऐसा करते हैं कि इसको सारा चीज सेम रखते हैं, है ना। वॉल्यूम का मैं नहीं कह रहा, वॉल्यूम नहीं कह रहा अभी मैं, या वॉल्यूम भी सेम ही रख लो, क्या ही फर्क पड़ता है। इसमें क्या कर देते हैं ना कि टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहां चेंज इन स्टेट की बात कर लेते हैं, तब जाके ये बात कर पाऊंगा मैं। चेंज इन स्टेट या चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, ये अलग चीज आता है। तो तीन टर्म देख रहे हैं हम यहाँ पर, स्टेट वेरिएबल, स्टेट ऑफ अ सिस्टम और चेंज इन स्टेट। तो हम बोलते हैं कि चेंज इन एनी वन स्टेट वेरिएबल और ऑल, इसका मतलब हो जाएगा क्या, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए कि टेम्परेचर से बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, तो वही बात बोल रहा हूं मैं कि इसको क्या कर देते हैं, टेम्परेचर 150 डिग्री कर देते हैं, 150 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर का पहला बूंद विल स्टार्ट बॉयल, या हम यूं कहें कि वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वाटर लिक्विड से वेपर में बनना चेंज हो गया ना। तो ऐसा अगर चेंज हो गया तो किसी एक के चेंज करने से, ठीक है। तो क्या बोला है हमने कि चेंज इन एनी वन स्टेट वेरिएबल, किसी एक में भी चेंज करेंगे या फिर सब में करेंगे, लेकिन कम से कम ये बात रहना चाहिए कि एक में तो चेंज करना ही चाहिए, ठीक है। तो किसी एक स्टेट वेरिएबल में अगर कुछ चेंजेस किए तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि सिस्टम का स्टेट चेंज होने लग जाएगा, इसी को बोलते हैं चेंज इन स्टेट। समझे यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारे पास सारे के सारे स्टेट वेरिएबल्स। इसके बाद आगे करते हैं क्या हम लोग कि स्टेट फंक्शंस, ठीक है। स्टेट फंक्शंस किसको कहते हैं, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन दो टाइप होता है यहाँ पर हमारे पास, स्टेट वेरिएबल और स्टेट ये फेनोमेना के अंदर ही आता है। तो स्टेट फंक्शन बोलते हैं हम लोग। दूसरा एक टाइप का फंक्शन होता है पाथ फंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल से ही समझते हैं इन दोनों को, ठीक है। एग्जाम्पल से करने का क्या है, जैसे कि ये डिलीवरी बॉय देखा आपने, डिलीवरी बॉय पिज्जा वाला, अरे ऐसे करके हंसता था ना, इंस्टाग्राम में आता था, ठीक है। तो हाँ वही वाला, ठीक है। तो उसमें क्या करता है कि वो नहीं वो टॉपिक नहीं था हमारा, टॉपिक कुछ और है। टॉपिक यूं है हमारे पास कि जैसे कि मान लीजिए कि आप डिलीवरी बॉय हैं, ठीक है। आपको कहीं पर पिज्जा पहुंचाना है 10 मिनट में, ठीक है। अब 10 मिनट में पहुंचाना है, आप पहुंचे 30 मिनट में, ठीक है। बाइक से आ रहे हैं, आपको फाटक लगा हुआ है इसका ट्रेन का, अब कहीं और किसी और रास्ते से होके आ रहे हैं, अब किसी और रास्ते से आ रहे हैं तो 10 मिनट की जगह में 30 मिनट में पहुंचा दिया आपने। तब तक तो पिज्जा में भी ठंडा हो गया होगा, नहीं ठंडा का बात नहीं, वो हमारा कंसर्न नहीं है। मेन बात यह है कि आपका 30 मिनट में पहुंचा और आपका जो है ना कमिटमेंट है विद द कस्टमर की दैट योर कंपनी विल रीच आउट टू यू टिल द 10 मिनट, ठीक है। तो वहां पर क्या कस्टमर को ये मतलब रहेगा आपको कि कौन से रास्ते पर आए या कितना मुश्किलात को सामना करते हुए आप उसके तक पहुंचे, हाँ नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो तो बोलेगा भाई मुझे भूख लगा था, हमने तो उसका तो पैसा वापस हो जाएगा, फिर फ्री में देना पड़ेगा आपको, फिर मालिक आपको जड़ेगा, फिर है कि नहीं। तो क्या बोलेगा आपको फिर कि भाई ऐसा फंक्शन जो स्टेट पर, ऐसा चीज जो सिर्फ स्टेट पर, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम पर डिपेंड करता है। आप बीच में आपने क्या गुरु घंटाल किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे चाहिए 10:10, 10 बजे ऑर्डर किया है पिज्जा, तो 10:10 में चाहिए, 10:30 में लाए हो, अब मुझे आप फ्री दो, ये वाला सिस्टम है। तो ऐसा काम
किसी भी सिस्टम का जो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है उसको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है। दूसरा है क्या हमारे पास कि पाथ फंक्शन। ठीक है। अब यही काम अगर तुम घर के लिए किए हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, मम्मी मान जाएगी। ठीक है। अब चले गए तुम लाने, धनिया लाने, सब्जी लाने, बारिश में फंस गए, बारिश में उधर ही रुके पड़े हो। आधे घंटे में बनना था पकौड़े घर में तुम्हारे पास, पकौड़े का चटनी बनना था, बेसन लाने भी चले गए। आधे घंटे में 10 मिनट में आना था, तुम बारिश में फंस गए, 30 मिनट हो गए या 1 घंटा हो गया, तो वे जो है ना उसको दैट विल बी कंसिडर्ड, डांट पड़ सकती है। और तुम तो जैसा है ना तुमको डांट पक्का ही पड़ेगा, तुमको तो समझ लेगा कि तू जानबूझ के ही नौटंकी कर रहा था उधर। वो एक एक्सेप्शनल केस है, उसको लेके नहीं चलेंगे। ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग इसको कि ऐसा किसी भी सिस्टम का ऐसा फंक्शन जो जिस रास्ते से गए उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे डिपेंड्स इनिशियल और फाइनल स्टेट से नहीं, पाथ ऑफ डूइंग वर्क पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड टू कंप्लीट द वर्क। थर्मोडायनेमिक वर्क की बात हो रही है यहाँ पर, धनिया लाने की बात नहीं हो रही है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ए है कोई पाथ फंक्शन। ठीक है। ए है कोई सॉरी स्टेट फंक्शन है ना, ये एग्जांपल अलग है, ये एग्जांपल अलग है। ठीक है। ये स्टेट फंक्शन है और स्टेट फंक्शन है और ए फाइनल है यहाँ पर और ए इनिशियल है इधर। तो इनिशियल और फाइनल पर जो डिपेंड करेगा उसको बोलेंगे हम लोग ये कौन सा फंक्शन हुआ, स्टेट फंक्शन हुआ। ठीक है। किस पर डिपेंड करता है सर, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पर। ठीक है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, पाथ फंक्शन जो है ना, पाथ फंक्शन सारा चीज पर डिपेंड करता है। आप किधर से गए, किधर से आए, सारा चीज आपको कंसीडर किया जाएगा। वही घर का धनिया वाला सिस्टम है। ठीक है। ठीक है। पहले लिख लीजिए इतना, उसके बाद देखते हैं अभी आगे। ठीक है। चलिए देखिए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। डायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है। डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस हैं हमारे पास, कई टाइप के प्रोसेस हैं। वैसे एक बार आपने पढ़ लिया है उसमें कि पहला है जैसे आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, पहले आइसोथर्मल कर लेते हैं। आइसोथर्मल ठीक है। चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं पहले, है ना, उसके बाद नाम डायरेक्ट लिखते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे। ओके। तो फर्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर जो है ना कांस्टेंट होता है। तो हमने आपको बताया गैसियस स्टेट में कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ। ठीक है। और यहाँ पर ये क्या आ जाता है हमारे पास, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये है ना। ठीक है। अब इसमें जो ग्राफ्स बनते हैं इसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्म्स। ठीक है। ये सब रिकैप है, हो गया है ये सब, ऐसे क्या देख रहा है गधा, हो गया है ये। ठीक है। आइसोथर्म्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो ग्राफ्स बनते हैं वो भी देख लीजिए।
ग्राफ्स क्या बनाया था हमने, प्रेशर और वॉल्यूम के साथ, ठीक है। क्या बोला था, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम होता है, इस टाइप का कोई बनेगा, ठीक है। अगर ये टी टेम्परेचर पर है, अगर मान लो कि अलग अलग टेम्परेचर पर हो, तो मान लीजिए ऐसे T1 T2 T3 पर हो, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ऐसे, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। और क्या ग्राफ बनवाया था, क्या था, पीवी और पी के बीच में या पीवी और वी के बीच में, तो जो भी लीजिए, क्या होगा हमारे पास, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम तो बढ़ेगा, देख इधर, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम तो सॉरी कम होगा। अब देख भाई, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू तो सेम रहेगा, मतलब बोला तो है पीवी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, चाहे तुम प्रेशर बढ़ाओ चाहे वॉल्यूम बढ़ाओ, कुछ भी रहो, तो पीवी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो पीवी की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी हमेशा, ठीक है। और भी ग्राफ जो है ना तुमको बेवकूफ बनाने के लिए दिया जाता है, यहाँ पर प्रेशर दे दिया जाएगा इस तरफ और 1/v दे दिया जाएगा यहाँ इस तरफ, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देख P is directly proportional to 1/v, क्या नहीं समझा, पहले नहीं बताया है, देखना यहाँ पर P is inversely proportional to V है, P is directly proportional to 1/v, हाँ हाँ वही तो बोल रहा था, ठीक है। तो ये है हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। अच्छा देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट है हमारे पास, तो काम का बात ये है कि हर बार कांस्टेंट ही रहेगा, है ना, तो T1 इज इक्वल टू T2, किसी भी कंडीशन में हमारे पास टेम्परेचर क्या रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा इस प्रोसेस में। अगर T1 इज इक्वल टू T2 है, तो इस तरफ अगर लेके जाएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, देखो T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0, तो यही है मेन फंडा, ठीक है। इसको डिटेल में देखेंगे हम लोग कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कैसे क्या करते हैं, यहाँ तो बस ओवरव्यू दे रहे हैं कि नहीं, ये चीज। दूसरा ये है कि बस जानकारी में बता दे रहा हूँ कि ये सब प्रोसेस होते हैं। दूसरा प्रोसेस ले लेते हैं हम लोग, सिंपली इतना इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा है आइसोबारिक प्रोसेस। सिमिलरली आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, और अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो P1 जितना रहेगा उतना ही P2 होगा, सॉरी, तो P1 जितना होगा उतना ही P2 होगा, मतलब P2 माइनस P1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब डेल्टा T इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही होगा ना, डेल्टा T या dt इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, और सॉरी dt नहीं dP, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस किसको बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर में टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये पढ़ा है, ठीक है। और T1 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन V2, ठीक है, ये वाला भी पढ़ा है, ठीक, इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑलवेज, ओके। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, पहला T और V के बीच में, ठीक है, T और V के बीच में प्रेशर, ऐसा आएगा ग्राफ हमारे पास, और उसके बाद ऐसा, ये T1 में, ये मान लो कौन से प्रेशर में, ये P प्रेशर में, P1 अगर ले लिया जाए, अलग अलग प्रेशर में ग्राफ बना दिया जाए, तो T और V के बीच ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो ऐसा है हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर आगे कुछ प्रोसेस, 2-3 प्रोसेस बाकी है, उनको भी कर लेते हैं आज के आज, ठीक है, चलिए। थर्ड प्रोसेस आइसोकोरिक
प्रोसेस, ठीक है, आइसोकोरिक, है ना, क्या होगा, बिल्कुल ठीक, वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमेशा सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, और dV इज इक्वल टू 0 हो जाएगा जी। वहां पर भी किया था, उसमें कांस्टेंट लिख दिया था शायद, आप देख लेना, कॉपी सुधार लेना, ठीक है। टेम्परेचर वाले में, आइसोथर्मल में या आइसोबारिक में कांस्टेंट लिख दिया था। dV चेंज इज इक्वल टू 0, जब ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर V1 इज इक्वल टू V2, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 0 होगा ना। जब गधा कुछ भी लिखता रहता है, लिखवाता हूँ तो हाँ, तो क्रॉस चेक करेगा ना भाई, ठीक है। हाँ, गलत भी तो, रोबोट थोड़ी हूं मैं। हाँ, तो क्या है हमारे पास, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। हाँ, कोई भी चीज जो कांस्टेंट हो उसका जो चेंज है वो 0 ही आएगा, इक्वल है तो उसका क्या है हमारे पास, 0 ही आएगा। हाँ, यही है, मैथ नहीं पढ़ता है क्या। हाँ, तो यही चीज है। और इसके बाद जो है यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पर क्या होता है, P इज प्रोपोर्शनल टू T, कौन सा लॉ, गेल्स, ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर भी सिमिलरली P अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, ठीक है। ये है कहानी पूरा का पूरा। इसमें भी ग्राफ सिमिलरली बनेगा, P और T के बीच में ग्राफ ऐसा बनेगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर एक से ज़्यादा वॉल्यूम पर अगर हमको दिया हुआ हो तो P और T के बीच में ये क्या होगा, ये V1 पर, ये V2 पर और ये V3 पर। मैंने आपको बताया है कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा वॉल्यूम ज़्यादा है, कौन सा वॉल्यूम कम है, कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है, कौन सा टेम्परेचर कम है। इससे पहले वाला आइसोबारिक वाले प्रोसेस में भी और उससे पहले वाले जो आइसोथर्मल प्रोसेस में भी क्या करना है, कौन सा ये टेम्परेचर कम है, कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है, ये भी पता करने का तरीका बताया था हमने आपको, ठीक है। और उसके बाद ट्रिक भी बताया था कि कैसे बिना देखे आप जान सकते हो, ठीक है। तो यही है, ठीक, हाँ ऐसे ही है, ठीक। लास्ट है हमारे पास कि एडियाबेटिक प्रोसेस, एक्चुअली सेकेंड लास्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई हीट पास नहीं होगा, पहले भी बताया है, एडियाबेटिक वॉल्व है ना, और डायथर्मिक वॉल्व, इसमें हीट पास नहीं होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा प्रोसेस है जिसमें बाउंड्री के थ्रू हीट पास नहीं होता है, तो Q इज इक्वल टू 0 इतना रहता है, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब देखिए यहाँ हीट चेंज नहीं होता है या हीट पास नहीं होता है, तो Q इज इक्वल टू 0 नहीं, एक्चुअली कांस्टेंट रहता है ना, ठीक है। हीट एक्सचेंज 0 नहीं रहता है, कांस्टेंट रहता है। और पांचवा है साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस इज समथिंग, उसमें क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है ना, ऐसा प्रोसेस जिसका देखो जैसे यहाँ पर है, तो क्या यहाँ से शुरुआत कर दिया हमने, इधर जा रहे हैं, फिर फाइनल पॉइंट क्या आ रहा है, यहीं पर है, जहाँ से स्टार्ट करोगे वहीं पर कंप्लीट होगा। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम रहेगा, उसको बोलेंगे। जैसे क्या ये है क्या, अगर यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है, तो देखो तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है क्या, तो ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। क्या ये साइक्लिक प्रोसेस है क्या, नहीं, ये दोनों है, ठीक है। तो ये है साइक्लिक प्रोसेस, ओके, ये चीज है साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, और अगले वाले क्लास में हम लोग देखेंगे हीट, वर्क, उनके साइन कन्वेंशन, अलग अलग यूनिट्स, इंटरनल एनर्जी, और उसके बाद उसका देखेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
ठीक है, इतना करके आइए और बेसिक जो एमसीक्यू वगैरह है उसको करके आइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।